हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग ईरोडो स्कूल ऑफ फिजिक्स। इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखिए, यदि आप बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तो इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट में आप करेंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हो, ठीक है। आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट फर्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, और दूसरा जो पढ़ते हैं हम लोग ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको EMI कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये बेसिकली दो चैप्टर है। कुछ बुक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस तरीके से लिखता है। तो डिवाइड करने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ही कॉन्सेप्ट है। मेनली यही दो टाइप है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को करंट में मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक करंट कहें, ठीक है, आप क्या बना रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या बना रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो। या आप क्या कर रहे हो, करंट से क्या बना रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो, है ना। तो मेनली ये दो सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। आज का जो सेक्शन है, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो इस टॉपिक को लेकर के है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को लेकर के है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और डिटेल में देखते हैं क्या होता है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, और इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हुए चलेंगे। डेरिवेशन मैं यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ, डेरिवेशन को हम लोग शॉर्ट करके थोड़ा चलेंगे। जो भी हम टर्म आपको बताएंगे वो सभी कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड आप कितने तरीके से डेवलप कर सकते हैं, कितने तरीके से बन सकता है। तो जो आपके सिलेबस में है उसमें ये 5 तरीका है, ये 5 मेथड है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो मेनली देयर आर 5 वेज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फर्स्ट पहला जो तरीका है ये है मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है बच्चा लोग, ये तो एक तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो है मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा। दूसरा है करेंट कैरिंग वायर, करेंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तीसरा क्या तरीका है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तीसरा क्या तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है। एक और तरीका हम लोग देखते हैं, ये तो करेंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, ठीक है। तो बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा, बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ठीक है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 तरीका हो गया। चौथा तरीका क्या है,
कोई भी बार मैग्नेट है, कोई भी परमानेंट मैग्नेट है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये सब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कोई भी बार मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। तो आप बार मैग्नेट को ही लेकर के चलो या परमानेंट मैग्नेट को लेकर के चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेट को तो आप करंट कैरिंग वायर में लेकर के चल सकते हो, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप इसमें भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीधा परमानेंट मैग्नेट को लेकर के चलते हैं, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो सभी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम फोर्थ लिस्ट में फोर्थ नंबर पे रखते हैं, ठीक ना। तो परमानेंट मैग्नेट ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। अब एक और तरीका है, एक पांचवा तरीका है जो हम लोगों का अर्थ है, जो हमारी धरती है, अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग ज्योग्राफिकल मैग्नेटिज्म भी कहेंगे, ठीक है। तो ये भी जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये 5 तरीका है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने का, ठीक है। इसमें एक और टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो तीनों तरीका है ये नॉन कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नॉन कंजर्वेटिव। ये नॉन कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये नॉन कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये जो दोनों तरीका है ये कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। नॉन कंजर्वेटिव मतलब जिसमें वर्क डन इन क्लोज साइकिल यदि 0 हो जाए तो वो कंजर्वेटिव होगा, यदि नॉन 0 हो जाए तो नॉन कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। तो वैसे ही ये नॉन कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आप इसको याद करने का ये तरीका, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मेड मैग्नेटिक फील्ड है जिसे इंसान ने बनाया है, ठीक है। तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो, ठीक है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो, तो ये सब नॉन कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो भी इंसान ने नहीं बनाया, जैसे अर्थ क्यों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इंसान का तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कोई भी आपको यदि मैग्नेटिक मटेरियल मिल जाता है, ठीक है, तो उसमें भी इंसान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो सब क्या होगा, कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो आप इस तरीके से इसको मेमोराइज रख सकते हो कि कब नॉन कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड होगा, कब कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। देखिए इस सेक्शन में, इस चैप्टर में हम लोग बात जो कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं कि करेंट कैरिंग कंडक्टर, करेंट कैरिंग वायर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अब हम लोग चलते हैं, कोई करेंट कैरिंग वायर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इस सेक्शन को भी मैं थोड़ा ट्रिकी वे में बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, आप बहुत आसानी से सीखते चले जाएं। चलिए फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है ना। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये चार्ज क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन कोई यदि करंट कैरिंग वायर होगा या मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे सोच के चलिए, जैसे कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, एक छोटा सा मैं पार्ट ले लेता हूँ। जैसे ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इस तरीके से इसमें करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये आई करंट है, इसमें इसका एल लेंथ है, आई करंट है, इस छोटे से सेक्शन का मैं लेंथ एल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये जो
करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो रेडियस वेक्टर है उससे ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये चार्ज है, इसी तरीके से एक टर्म है जिसका नाम है मैग्नेटिक चार्ज, या जिसको हम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कह सकते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो चार्ज की जगह पे वो कौन सा टर्म आ जाएगा? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, या मैग्नेटिक चार्ज जिसको कहेंगे। वो कितने के बराबर होता है? देखिए, करंट I हो गया, ये लेंथ L हो गया, तो I इंटू L ये जो है मैग्नेटिक चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक चार्ज I इंटू L, या इसको मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। कैसे होता है ये हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक ना। तो ये करंट इंटू लेंथ जो हो गया, ये मैग्नेटिक चार्ज हो गया। अब यहाँ पे यदि आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो ये B का जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ये लेंथ छोटा लेंथ है, ये स्मॉल लेंथ है। ठीक है, तो इस स्मॉल लेंथ को हम लोग DL एज्यूम करके चलें तो यहाँ पे हो जाएगा एक कांस्टेंट आएगा। जैसे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा μ0/4 पाई। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या कांस्टेंट आएगा? μ0/4 पाई। ठीक है, और Q के जगह पे क्या आ जाएगा? IDL। ठीक है, बाई डिस्टेंस या स्क्वायर R²। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा टर्म और मल्टीप्लाइड होता है, जो कि है ये थीटा। थीटा के साथ ये साइन थीटा वाला टर्म एक और मल्टीप्लाइड हो जाता है। ठीक है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है इसको बायोट-सेवर्ट लॉ के नाम से जाना जाता है। बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है ना, बायोट-सेवर्ट लॉ। तो बायोट-सेवर्ट लॉ को मैंने मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के मेथड से आपको सिखाया। बायोट-सेवर्ट लॉ को आपने जो पढ़ा होगा क्लास 12th में, या आपने जो अभी पढ़ा है वो कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब IDL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ये जो एंगल बना रहा है ना, रेडियस वेक्टर और लेंथ के साथ जो एंगल बना रहा है उसके साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि इन तीनों के प्रोपोर्शनल हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों को मिला यदि दीजिए तो ये हो जाएगा IDL साइन थीटा बाई R²। ये हो जाएगा IDL साइन थीटा बाई R²। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट कितना आ जाएगा? μ0/4 पाई IDL साइन थीटा बाई R²। ये आ जाएगा ना। तो यही है बायोट-सेवर्ट। दो साइंटिस्ट थे, बायोट और सेवर्ट। ठीक है, इन दोनों ने मिलके इस लॉ को बनाया था। ठीक है, बायोट-सेवर्ट लॉ। तो यही बायोट-सेवर्ट लॉ है, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा बाई R²। ठीक है, तो IDL साइन थीटा एक कांस्टेंट हो गया। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ना, वैसे ही μ0/4 पाई भी एक कांस्टेंट है। इस μ0/4 पाई का वैल्यू कितने के बराबर होता है? तो ये μ0/4 पाई का जो वैल्यू है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट टेस्ला होता है। ठीक है, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर ऊपर भी है तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये μ0/4 पाई का यूनिट हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ μ0/4 पाई। ये आपको मेमोराइज रखना है, ये आपको याद रखना है। μ0/4 पाई का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये हो जाएगा μ0/4 पाई। ये है बायोट-सेवर्ट लॉ। आप इसको लिखें ध्यान से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। μ0/4 पाई को 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर देखते हैं। ठीक है, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इस पे भी क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग देख ले। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितने के बराबर है? ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है ये है न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यही है ना, 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, ये होता है। और ये कितने के बराबर है? 10⁻⁻7 के बराबर है। ठीक है, इसको यदि उल्टा करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये होता है। ठीक है, इसको यदि उल्टा करके इसके साथ यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, देखिएगा, इसको उल्टा करके 4π/μ0 कर दिया जाए, ठीक है, और इंटू 1/4πε0 कर दिया जाए। ओके, इसको रेसिप्रोकल करके मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4πε0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितने के बराबर आएगा, देखिए 9 × 10⁹ ऊपर चला जाएगा, ये -7 नीचे आ जाएगा ना, ऐसा कुछ रेसिप्रोकल करके मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये 9 × 10⁻, क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, 9 × 10⁻16 आ जाएगा, ये 4π कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 1/μ0ε0। ठीक है, 9 × 10⁻16, इसका यदि रूट चढ़ा दीजिएगा तो ये इसका रूट हो जाएगा, ये 3 × 10⁸ हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, देख लीजिए, इसका टेस्ला मीटर पर एम्पियर है, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मीटर पर सेकेंड के इक्वेशन में आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना कि जैसे यहाँ पे टेस्ला है तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर सकते हैं, ये टेस्ला है, यहाँ पे न्यूटन है, यहाँ पे ये कैसे कैंसिल होगा, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, आगे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, फोर्स इक्वल टू ILB, ये न्यूटन हो जाएगा, ये एम्पियर हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, और ये टेस्ला होगा। तो टेस्ला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, टेस्ला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पर न्यूटन पर मीटर एम्पियर भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जब आप ये पुट कीजिएगा तो बहुत आसानी से आपको मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट आ जाएगा। तो ये लाइट का स्पीड हो गया, तो लाइट का स्पीड ये 1/√μ0/ε0 के बराबर होता है, ये याद रखिएगा आप। और इसका जो यूनिट है ये मीटर पर सेकेंड होता है, इसका जो डायमेंशन है वो LT-1 होता है। इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस टर्म को आप मेमोराइज रखिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। चलिए फिर, ओके, एक और बात करते हैं। यदि बात कर रहे हैं हम लोग स्टेट करंट कैरिंग वायर की, तो यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, कैसा, किस डायरेक्शन में होता है, तो देखिए इसके डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिएगा। किसी स्टेट करंट कैरिंग वायर के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। इसका यूज करके हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि करंट के डायरेक्शन में आप थंब को रखिए, उस पॉइंट पे पाम को ले जाइए, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और 90 डिग्री से मोड़िए। जैसे ही आप 90 डिग्री से मोड़ोगे, तो आपको क्या है, जो फिंगर का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनटू द बोर्ड। यदि आप इधर आ जाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउट टू द बोर्ड। इस तरफ आउट टू द बोर्ड होगा, यहाँ पे इनटू द बोर्ड होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे इनटू द बोर्ड जा रहा होगा, यहाँ पे आउट टू द बोर्ड यहाँ से निकल रहा होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे ये कुछ ऐसे जा रहा है। मतलब ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। ये इसको आप कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है, साइक्लिक मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग वायर के कारण। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप समझ गए कि आपको क्या करना है, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, और जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ पे पाम को ले जाना है और मोड़ना है। जैसे हमको यदि यहाँ पे निकालना है तो मैंने क्या किया, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, मैंने पाम को उस पॉइंट पे लेके गया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, फिर मैंने 90 डिग्री से इसको टर्न किया, कर्ल किया, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आउट टू द बोर्ड, यहाँ पे हो गया इनटू द बोर्ड। तो राइट हैंड थंब रूल में आप ऐसे लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर,
to calculate direction of magnetic field due to a straight current carrying conductor, put your right hand thumb in the direction of current carrying wire. Put your right hand thumb in the direction of current carrying wire and place your palm at the point where we have to calculate direction of magnetic field. And then curl it by 90 degree. Then your curled finger give the direction of magnetic field. तो इस तरीके से आप राइट हैंड थंब रूल को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल बना रहा होगा यहाँ पे अल्फा और नीचे से एंगल बन रहा होगा बीटा। मतलब मैं ये कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, ये कहीं जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये जो पॉइंट है ये इस एंड से अल्फा एंगल बना रहा है और इस एंड से बीटा एंगल बना रहा है और ये आर डिस्टेंस पे करंट आई है एंड आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कुछ ऐसा हो जाता है। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई और ये डिस्टेंस जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है। डेरिवेशन आप यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वाई डिस्टेंस जाके एक dy एलिमेंट कंसीडर कर लीजिएगा, उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिएगा, फिर उसको माइनस बीटा से अल्फा तक, माइनस बीटा टू प्लस अल्फा इंटीग्रेट कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो डेरिवेशन आप कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आप यदि टारगेट बैच के स्टूडेंट है तो आपके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यदि ये दोनों एंगल बराबर होगा तो क्या होगा, यदि ये भी अल्फा हो ये भी अल्फा हो तो करेंट आई हो, तो अब आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर 2 साइन अल्फा, हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर इंटू साइन अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यदि ये इनफाइनाइट लेंथ का हो, मतलब इन्फिनिटी से शुरू हो और ये इन्फिनिटी से ख़त्म हो और इसमें करंट आई हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो अब यदि इस एंड को मिलाना है तो आपको 90 डिग्री पे जाना होगा, इस एंड को मिलाना है तो आपको 90 डिग्री पे जाना होगा। मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया इस केस में। तो साइन अल्फा के जगह पे 90 डिग्री पुट कीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के केस में कितने के बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, क्योंकि साइन अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो इस केस में जो आप देख रहे हो, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। ये आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ठीक है। तो ये कुछ केस हो गया, इसको आप केस 1 कर सकते हो, इसको केस 2 में लिख लो, ठीक है। तो ये 2 केस मैंने अभी हम लोगों ने सीखा। थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस जैसे सेमी इनफाइनाइट वायर हो, ठीक है, करंट आई हो, इधर इन्फिनिटी जा रहा हो लेकिन यहाँ पे इंड हो रहा हो, यहीं से आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, ठीक है। ये 90 डिग्री बना देगा। अब इस केस में अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया और बीटा का वैल्यू 0 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जब निकालोगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ये डिस्टेंस आर हो गया और इधर हो गया साइन 90 प्लस साइन 0,
ठीक है, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, तो सीधा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इस करेंट कैरिंग वायर के कारण आपको मिल गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल गया है μ0/4π I/r। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0/4π I/r सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण। यदि ये इधर भी इन्फिनिटी था, इधर भी इन्फिनिटी था, तो कितना था, μ0/2π I/r था, है ना। तो ये तरीका है करेंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का। कुछ और भी चीज़ देख लेते हैं। ये केस 3 लिख लीजिएगा, इसमें केस 3 लिख लीजिएगा। अब हम लोग केस 4 में चलते हैं। केस 4 देख लेते हैं। केस 4, केस 4, ठीक है। देखिए केस 4 में क्या है। केस 4 में जैसे ऐसा सोचिए, ये इन्फिनिटी से आ रहा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये इधर इन्फिनिटी है, लेकिन इधर ये थीटा एंगल बना रहा है, ये एक थीटा एंगल बना रहा है इधर, तो इधर 90 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री, बीटा का वैल्यू कितना हो गया, थीटा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, μ0/4π I/r साइन 90 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आप क्या लिख सकते हो, μ0/4π I/r 1 प्लस साइन थीटा, ये लिख सकते हो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस केस में, है ना। ओके, एक और केस हो सकता है, केस 5 देख लेते हैं। केस 5 देख लेते हैं। केस 5 में देखिए क्या है। जैसे ऐसा सोचिए कि ये पहले ही इंड हो गया है, ये इन्फिनिटी से आ रहा था, ये पहले ही वाइड इंड हो गया, और आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये क्या होगा, ये इसको यदि मिलाना है तो इधर तो ये 90 डिग्री पे होगा, इधर तो ये 90 डिग्री पे हो जाएगा π/2, लेकिन ये जो थीटा एंगल है ये तो है ही नहीं, इधर तो वाइड है ही नहीं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। मतलब 90 डिग्री वाले मैग्नेटिक फील्ड से इस साइन थीटा वाले मैग्नेटिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना निकालेंगे, μ0/4π I/r, एक तरफ हो गया साइन 90 डिग्री माइनस साइन थीटा, थीटा को साइन थीटा, ये पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको, तो ऐसे निकाल लेंगे। तो μ0I/4πr हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पे यदि बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये 5th पार्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड हम लोग सीखते जाते हैं। इरेज कर रहे हैं इसको हम। देखिएगा, अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन मान लेते हैं पूछ दिया गया, इधर इन्फिनिटी से करंट आ रहा था, इधर इन्फिनिटी से जा रहा था, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये ए डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जल्दी से आप कैलकुलेट कीजिए, दिमाग लगाइए यहाँ पे, ठीक है। बताइए कितने के बराबर आएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड।